बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी डायन का चौथा हिस्सा। रसिया हैरत से मुँह खोले हंसीराज को देख रहा था। फिर उसने सोचा कि बात हंसीराज की नहीं है, उसी की ज़ात की है। जिस ज़ात का वो आदमी है उससे इस बात की तवक्को रखी जा सकती है। कोई बुरी बात भी नहीं कह सकता था क्योंकि वो साबे इक़्तिदार था, लम्हों में खेल बदल सकता था। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि दोस्ती में आ गए थे तुम्हारे पास। अरे दो रोटियों का क्या है, कहीं भी मिल जाएंगी। प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। खैर तुम्हारा हुक्म भला इनकार कर सकते हैं, हम जा रहे हैं हम। पर ये बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई। समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे तो तुमसे दोबारा मिलेंगे। ये कहकर रसिया खामोशी से बाहर निकल गया। शिवचरण के होंठों पर मुकारी की मुस्कुराहट थी। कहने लगा, महाराज धमकी दे गया है आपको। हैं, क्या मतलब? धमकी देकर गया है दोबारा मिलने की। कह रहा था समझ गए तो दोबारा मिलेंगे। क्या करेगा वो हमारा? तुमने पहले नहीं ये बात कही कि वो धमकी दे रहा है, वरना फिर उसके लिए यहाँ से जाना ही मुश्किल हो जाता। जाने दीजिए महाराज, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, कारवां चलता रहता है, उसके धमकी देने से होता क्या है। अब महाराज इतने कच्चे भी नहीं हैं कि रसिया जैसे आदमी उनका कुछ बिगाड़ सकें। शिवचरण अब तो बंदोबस्त कर कि लड़की हमारे हाथ आ जाए। शिवचरण का खेल देखें महाराज, आज तक रसिया ने बंदर नचाए हैं, अब शिवचरण का काम देखिए आप। शिवचरण ने कहा और हंसी। महाराज गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। शिवचरण को कामयाबी की इस कदर उम्मीद नहीं थी। उसने तो रसिया का पीता ही काट दिया था। अब इस काम से वो इतना खुश था कि फूला नहीं समा रहा था। अब उसे बाकी काम भी आसानी से सरंजाम देने थे। चनाचे उसने हंसीराज से कहा, महाराज आप अगर चाहें तो बस्ती वापस चले जाएं। मैं अब उस लड़की को लेकर ही आऊँगा। आप चिंता ना करें, ये काम अब मेरा हो गया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सोच ले शिवचरण। महाराज मैंने कहा ना, आप चिंता ना करें, मैं उसे लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और तेरा इंतज़ार करूँगा। हंसीराज चला गया। शिवचरण अपने काम के लिए आगे फैसला कर चुका था। दूसरे दिन वो पूजा के वक्त मंदिर पहुँचा और मंदिर में रत्ना को देखकर वो आगे बढ़ा और उसके पास पहुँच गया। रत्ना, मेरी बच्ची, मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, मेरा संसार। बहुत से पुजारी उनके पास पहुँच गए। पंडित हरिनाथ भी करीब आ गए थे। शिवचरण ज़ारों कतार रो रहा था और रत्ना हैरानी से उसकी सूरत देख रही थी। पंडित हरिनाथ ने पूछा, क्या हो गया भाई, क्या बात है? ये मेरी भतीजी है महाराज, मेरी रत्ना है, ये मेरी रत्ना। आप अंदर आ जाइए। रत्ना आओ, तुम भी अंदर आ जाओ। पंडित हरिनाथ नरम दिल के आदमी थे। दोनों को अंदर ले गए। रत्ना बहरहाल शिवचरण से हर तरह से ताउन कर रही थी। अंदर पहुंचकर पंडित जी ने पूछा, कौन है ये रत्ना? चाचा हैं ये मेरे, शिवचरण है इनका नाम। पंडित हरिनाथ ने कहा, ओ कहाँ चले गए थे आप लोग? कितने अरसे के बाद आपको अपनी भतीजी की याद आई? महाराज बस चकमा बस्ती के रहने वाले हैं हम लोग। भगवान ने अब पर मुसीबत डालती थी, भाई और बाबा छिन गए, बच्ची गायब हो गई। बस यूं समझ लें कि आधा जीवन इसे तलाश करते करते गुजर गया। अरे कहाँ नहीं मारे फिरे हम। अब मंदिर में इसे नाचते हुए देखा तो आपके पास आ गए महाराज। हमारे भाई की निशानी है ये। भाई वैसे तो ये मंदिर में बड़े सुकून से जीवन गुजार रही है। हमने इसे गाना वगैरह भी सिखा दिया है और ये एक देवदासी है। इंसान का जीवन बहरहाल भगवान की देन होता है। अगर तुम मुनासिब समझो तो इसे मंदिर में रहने दो। यहाँ आराम से है, इज्जत है इसकी, भगवान के चरणों में है। रहने दो इसे यहाँ, जीवन बन जाएगा इसका। कैसी बातें करते हो महाराज? भाई की निशानी किस तरह छोड़ दूँ और भाई की आत्मा तड़पती रहे कि मेरे जिंदा होते हुए उसकी बेटी मंदिरों में परवान चढ़े? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मंदिर तो बहुत बड़ी जगह होती है लेकिन हर मनुष्य के लिए मंदिर नहीं होता। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जिस तरह भी चाहें सोच लें। मैं अपने भाई की निशानी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, ज़बरदस्ती तो हम किसी को भी नहीं रख सकते। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है भाई, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। चूँकि रत्ना खुद यहाँ से जाना चाहती थी और शिवचरण से इस सिलसिले में आबादगी का इजहार कर चुकी थी, चनाचे शिवचरण को कोई दिक्कत नहीं हुई। अलबत्ता पंडित जी ने रोती हुई आंखों से रत्ना को रुखसत किया था। रत्ना जो अभी तक एक मासूम कमल की मानद थी, जो जोहर में खिला था,
अब जिंदगी के कुछ और रास्तों की तरफ चल पड़ी थी। अलबत्ता ये बात ना शिवचरण जानता था और ना हंसीराज कि इस हसीन लड़की का दूसरा रूप क्या है और आने वाले वक्त में ये एक हसीन नागिन है, कैसे कैसे नुकसान पहुंचाने वाली है और वक्त किस तरह इन आबादियों के लिए एक भयानक मुस्तकबिल लिए खड़ा है। हंसीराज तो चकमा बस्ती जा चुका था। अब शिवचरण को एक कामयाब सफर करना था जिसके लिए उसने बंदोबस्त कर लिया था। वो रसिया से भी होशियार था, जानता था कि रसिया हजारों चालाकों से ज्यादा चालाक है और कोई भी ऐसा अमल कर सकता है जिससे शिवचरण को नुकसान पहुंचे। हंसीराज तो बस्ती जा ही चुके थे। आखिरकार शिवचरण भी उस हसीन नागन को लेकर चकमा बस्ती पहुंच गया और यहाँ हंसीराज ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि हंसीराज को हर तरह की आसानियां हासिल थीं और अपनी इस हवेली में वो काले खेल खेलता रहता था, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल कोशलिया उसकी बीवी थी, किरण राज बेटा था और जवानी की सरहदों में दाखिल हो चुका था। चनाचे थोड़ी बहुत देखभाल रखना पड़ती थी। एक रात को मेहमान लड़कियां तो यहाँ आती थीं और मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में होता था। हंसीराज की शैतानियत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेने का मतलब जिंदगी था और अगर कभी कोई उससे इनकार करती तो खामोशी से न जाने कहाँ गायब हो जाती। इस सिलसिले में तेजोमन हंसीराज का दस्ते राज था, लेकिन चूंकि रत्ना को खास तौर पर यहाँ रखना था और उसके लिए एक लंबी प्लानिंग करनी थी, इसलिए शिवचरण को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी गई और हंसीराज ने कहा, शिवचरण इसे आसमानों से भी छुपा कर रखो। अगर कोई देख ले तो ये कहो कि ये तुम्हारी भतीजी है, लावारिस हो गई है, तुम्हारे सिवा इसका संसार में कोई नहीं, चनाचे तुम इसे अपने पास ही रखोगे। बड़ी होशियारी से काम करना है। आप चिंता ना करें महाराज, बस ये बताइए कि रसिया के बारे में कोई खबर है? क्यों, रसिया का क्या करोगे तुम? कुछ नहीं महाराज, मैं तो रसिया का कुछ नहीं करूँगा, लेकिन रसिया ज़रूर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि उसका कोई दाव ना चलने पाए। खैर, वो भी चमार की औलाद है और मुझसे ज़्यादा उसे और कोई नहीं जानता। जितने दाव बीच खेलेगा मैं उनका मुकाबला कर लूँगा। बहरहाल तुम फल पकने दो। ये तो अमृत जल लग गया है हमारे साथ, इस अमृत को पीकर तो हम अमर हो जाएंगे शिवचरण, लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए तुम हमारा साथ दो। जो हुक्म महाराज, शिवचरण ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर रत्ना को शिवचरण के घर मुंतकिल कर दिया गया, जो हवेली के अकबी हिस्से में बना हुआ था। शिवचरण को हर तरह की आसाइशें हासिल हो गईं। सबसे बड़ी बात यह कि हंसीराज ने वादे के मुताबिक वो बाग उसके हवाले कर दिया जो सोने का बाग था। आमों से लदे हुए दरख्त बड़ी अहमियत के हामिल थे और उससे बड़ी ज़बरदस्त आमदनी होती थी। ये सब कुछ उसे हासिल हो गया था और शिवचरण अपनी चालाकी पर नाज करने लगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। जाहिर है उसे क्यों ना इज्जत मिलती। चनाचे रत्ना राजकुमारियों की तरह यहाँ परवरिश पाने लगी। बढ़ती उम्र और अकेलापन सोचने के लिए काफ़ी मौका था और बड़ी उम्दगी के साथ वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब उसकी कैफियत बदलती जा रही थी और उसके जहन में सोचें बेदार हो रही थीं। ख़ास तौर से चकमा बस्ती आने के बाद ये ख्याल उसके दिल में पैदा हो रहा था कि यही वो आबादी है जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो सोचती थी कि अब आगे क्या होगा। शिवचरण चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों उसे एक अजीब सा एहसास रहता था, तन्हाई का एहसास। ये एहसास कि उसका अपना कोई भी नहीं। शिवचरण चाचा के घर वाले भी उनके साथ नहीं रहते। एक दिन उसने पूछ ही लिया, चाचा जी आपका और कोई नहीं है? शिवचरण चौंक पड़ा था। पहले उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं बिटिया, तू है ना मेरे अलावा? हाँ हैं, मगर वो यहाँ नहीं रहते। क्यों शिवचरण चाचा? इसलिए कि ये जगह बाल बच्चों के साथ रहने के काबिल नहीं। शिवचरण के मुंह से सच बात निकल गई। बाल बच्चों के साथ रहने के काबिल नहीं है, मगर यहाँ तो बहुत से बाल बच्चे रहते हैं। रत्ना अब इस कदर मासूम नहीं रही थी। हाँ रहते तो हैं, पर वो बस क्या बताऊँ तुझे, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, मतलब ये है कि कभी उन्हें भी जाकर ले आएंगे। बता तो दिया है मैंने उन्हें तेरे बारे में कि मेरी एक सुंदर सी भतीजी मेरे साथ रहती है। शिवचरण पहले तो बौखला गया था, फिर बात बराबर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रत्ना मुतमईन ना हो सकी थी। वो महसूस कर रही थी कि कोई ऐसी बात है जो उसकी समझ में नहीं आई। बहरहाल वक्त मजीद कुछ और आगे बढ़ा। फिर एक दिन रत्ना हवेली के अकबी हिस्से में बने हुए पार्क में घूम रही थी। ये छोटा सा बाग हवेली के अकबी हिस्से के इहाते के साथ था। यहाँ कुछ दरख्त लगे हुए थे, घास भी उगी हुई थी और इस वक्त उस घास पर कोई मौजूद था। रत्ना ने उसे दूर से देखा
एक नौउम्र लड़का था लेकिन बेहद खूबसूरत। जवानी आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जवानी के वजन से बोझल हो रहा था। रत्ना के ख्याल में आया कि उससे ज़रा सी मालूमात हासिल करे। चनाचे उसने शीशी करके लड़के को आवाज़ दी। लड़का हैरत से इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नज़र रत्ना पर पड़ी और वो एकदम चौंक कर सीधा हो गया। उसकी हैरान निगाहें रत्ना का जायजा ले रही थीं। रत्ना को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, शफाफ चेहरा, हल्की हल्की मूंछें जो अभी कौंपलों की तरह उग रही थीं, खूबसूरत तराशीदा होंठ, चौड़ा सीना, पतली कमर और बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था। रत्ना की आंखों में पसंदीदगी के आसार उभर आए। फितरत खुद इंसान की रहनुमाई करती है। रत्ना कुछ कदम आगे बढ़ी तो वो एकदम संभल गया। फिर वो भी हैरान हैरान सा चलता हुआ रत्ना के पास पहुंच गया और उससे पहले कि रत्ना उससे कुछ सवाल करती, लड़के के मुंह से आवाज़ निकली, कौन हो तुम? वाह, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। रत्ना मुस्कुराकर बोली और नौजवान लड़का उसकी मुस्कुराहट में खो गया। कुछ लम्हों तक उसने कोई सवाल ना किया तो रत्ना फिर बोली, कहाँ चले गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। नौजवान ने अपने आप को एकदम संभाल लिया। फिर बोला, सवाल पहले मैंने किया है, जवाब तुम दो। मेरा नाम रत्ना है, यहाँ सामने वाले घर में रहती हूँ। उस घर में? हाँ, मगर कब से? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। शिवचरण चचा को जानते हो ना, उनकी भतीजी हूँ मैं। ओह अच्छा, कमाल है। शिवचरण चचा ने तो मुझे बताया नहीं कि वो अपनी भतीजी को लेकर यहाँ आए हैं। रत्ना है ना तुम्हारा नाम? हाँ, मेरा नाम करण राज है। बड़ा अच्छा नाम है। मैं हंसीराज का बेटा हूँ। मैं तो नहीं जानती कौन हंसीराज। मेरे पिता नहीं, वो इस हवेली के मालिक। अच्छा, तो तुम हवेली के मालिक हो, यानी हमारे भी मालिक हो तुम। तब तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। रत्ना ने दोनों हाथ जोड़ दिए और न जाने क्या हुआ, करण राज बेइख्तियार हो गया। उसने रत्ना की दोनों कलाइयाँ पकड़ी और बोला, नहीं ऐसे नहीं, तुम माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। एकदम वो पीछे हट गया, लेकिन रत्ना मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। आज पहली बार उसके दिल में ये एहसास जागा था कि वो खूबसूरत है और कोई भी उसे देखकर इस तरह बेहवास हो सकता है। वो कहने लगी, बैठो, मगर किसी ने अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे मार देगा, यही ना? अरे नहीं, ये बात नहीं है। चलो ठीक है, आओ बैठते हैं उस दरख्त के पीछे। उसका तना काफ़ी चौड़ा है और हमें वहाँ से कोई नहीं देख सकेगा। दरख्तों के चौड़े तने अगर दो प्रेमियों के राजदार बन जाएं तो प्रेम कहानियाँ बड़ी जल्दी परवान चढ़ती हैं, और ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। बड़ी होशियारी के साथ करण राज छुप छुप कर रत्ना के पास आने लगा, ये देखकर कि इस वक्त शिवचरण कहाँ मौजूद है और बाकी कोई उसकी तलाश में यहाँ आ सकेगा या नहीं। रत्ना मोहब्बत के खेल से वाकिफ हो गई और इस वाकफियत ने उसके हसीन वजूद को और दिलकश बना दिया। उधर कभी कभी हंसीराज भी उसे देखने के लिए आ जाते थे। शिवचरण से बातें होती थीं। हंसीराज ने एक दिन हंसकर कहा, शिवचरण, हमने इतना अरसा शायद अपने आप पर जवानी आने का इंतज़ार भी नहीं किया जितना हम रत्ना के लिए कर रहे हैं। महाराज, पक्के फल ज़्यादा मीठे होते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जब भी उसे देखते हैं दिल में एक अजीब सा तूफान जाग उठता है। तो फिर आपकी मर्जी है महाराज, वैसे फल तो तैयार है, आप देख लीजिए। हंसीराज किसी सोच में डूब गया और फिर बोला, ऐसा करते हैं शिवचरण कि आज हम उसके पास हैं, देखते हैं उसका अपना अंदाज क्या होता है। महाराज, आप तो पुराने शिकारी हैं, भला उस शिकार की हैसियत ही क्या है इन शिकारों के सामने जिन्हें आप हड़प कर चुके हैं। हंसीराज हंसने लगा। फिर उसने कहा, मगर शेर कुछ बूढ़ा हो गया है शिवचरण, न जाने क्यों उस लड़की के सामने जाते हुए हमें थोड़ा खौफ महसूस होता है। बहुत से एहसासात दिल में आ जाते हैं। हमारी पसंद तो उसकी माँ थी, मगर देखो क्या सोचा था और क्या हो गया। बात एक है महाराज, माँ ना सही, बेटी ही सही, शैतान का दोस्त भी शैतान ही था। बहरहाल उस रात हंसीराज छुपते छुपाते चल पड़े। शिवचरण ने पहले ही मंसूबाबंदी कर ली थी। चनाचे थोड़ी देर के बाद वो पुरानी हवेली के अकबी हिस्से से अंदर दाखिल हो गए। एक कमरे में रोशनी थी। शिवचरण ने कह दिया था कि वो रोशनी जलाकर इंतज़ाम कर देगा। चनाचे हंसीराज दिल में बहुत से मंसूबे बनाते हुए आखिरकार उस रोशनी के पास पहुंच गए, लेकिन अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहाँ से देख सकते हैं, और अंदर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उनका बेटा करण राज
रत्ना के पास मौजूद था और दोनों जिस अंदाज में बैठे हुए थे उससे एहसास होता था कि दोनों के दरमियान गहरा रबत है। हंसीराज तो बौखला कर रह गए, फिर वो गुस्से के तूफान में गिर गए। उनका सारा बदन आग की तरह फूंकने लगा और इस आग में जलते हुए वो वहां से बाहर आ गए। अपने मखसूस कमरे में पहुंचने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गए। ये शिवचरण का काम है या कोई और बात है? क्या बात है? करणराज और उस लड़की के दरमियान ऐसी गहरी दोस्ती कैसी हो गई? शिवचरण को इस बात का पता क्यों ना चला? बहुत से सवालात उनके दिल में आए और वो झुलस कर राख होते चले गए। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वो लड़की मेरी पसंद है, बड़ी मुश्किल से हासिल की है करणराज, लेकिन ये भी जवान हो गया। बड़ी बुरी रात गुजरी थी उनकी। दूसरी सुबह शिवचरण मुस्कुराता हुआ उनके पास पहुंचा, लेकिन हंसीराज ये फैसला कर चुके थे कि शिवचरण को अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये शिवचरण उनसे डबल खेल तो नहीं खेल रहा। शिवचरण ने कहा, कहिए महाराज, मुबारकबाद दूं आपको। तुम बताओ शिवचरण, हमें मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी तो चाहिए महाराज, लेकिन अभी मैंने उसे नहीं देखा। उससे मिल लूं तो पता चले कि महाराज ने क्या काम दिखाया है। कब से नहीं मिले उससे? रात ही को चला गया था महाराज। सारा मंसूबा मुकम्मल करने के बाद रात को वहां से चला गया था। रोशनी कर दी थी मैंने, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब बताओ शिवचरण, उस लड़की के अंदाज से हमें इस बात का एहसास हुआ है कि वहाँ कोई और भी उससे मिलता रहता है। महाराज क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बात से आपको अंदाजा हुआ? बस समझ लो शिवचरण, हमें पूरा यकीन है कि कोई उसके पास आता है, मगर कौन, यही तो अभी तक मालूम नहीं हो सका। एक बात बताइए महाराज। हाँ पूछो। क्या आप उसके करीब नहीं गए? नहीं, हमें उसके करीब पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ कोई और था। हैं? कौन था वहाँ? शिवचरण, उसका पता चलाना पड़ेगा। महाराज ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो इसका गुनहगार शिवचरण ही हो सकता है, क्योंकि ये मेरी कमी होगी कि मैंने उसकी सही तरह देखभाल नहीं की। है तो यही बात शिवचरण, लेकिन बहरहाल तुम मेरे दोस्त हो, हम हर हाल में उससे रियायत करेंगे, चाहे तुम्हारी वजह से हमें कितना ही बड़ा नुकसान पहुंच गया हो। महाराज और कोई बात नहीं कहूँगा आपसे, बस एक बात कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपके सिवा अगर कोई और ये बात कहता तो भगवान की सौगंध जीवन भर ना मानता इस बात को, मगर आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बात बिल्कुल सही है, और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी मैं ही कबूल करूँगा पूरी। क्या समझे आप महाराज? ठीक है, बताऊँगा मैं तुम्हें कि आगे करना क्या है। अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो कोई भी उसको मिलता है रात को मिलता है, क्यों ना आए रात मैं और तुम दोनों उसे देखें। ठीक है महाराज। उसके बाद हंसीराज ने अपनी बीवी कौशल्या से राब्ता कायम किया। कौशल, करणराज की उम्र कितनी हो गई? क्यों, क्या बात है? क्या वो जवान हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चा है अभी वो। क्या हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए? कौशल्या ने शोहर को देखा और हंस पड़ी, फिर बोली, खैर शादी की जा सकती है उसकी, पर ऐसी जल्दी क्या पड़ी है आपको? मेरा मतलब है शादी के काबिल हो गया है वो। लो, अब इतना भी बच्चा नहीं है, भगवान की दया है। मगर ये आपको सूझी क्या उसकी शादी करने की? नहीं, सो ही रहा था कि बजाय इसके कि वो किसी जाल में फंस जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। कैसे जाल में? किसी सुंदरी के जाल में। हाँ, ये उम्र ऐसी कच्ची ही होती है, सोचना तो चाहिए अभी से उसके बारे में, लेकिन अभी शादी ठीक नहीं रहेगी। फिर भी आप जैसा मुनासिब समझे कर लें। हंसीराज खामोश हो गया था। उसके दिल में तो आग सुलग रही थी। उधर वो अपनी हवस की आग में सुलग रहा था और उधर रत्ना और करणराज का रोमांस चल रहा था। करणराज रत्ना का दीवाना हो गया था और रत्ना भी उसे पसंद करने लगी थी। उसके जज्बात भी जवान हो चुके थे। लेकिन उस शाम जब शिवचरण उसके पास मौजूद नहीं था और वो तन्हा बैठी आंखें बंद किए गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक ही उसके अंदर खिड़की सी खुल गई। दिमाग की उस खिड़की से खून की सुर्ख धार बहने लगी और ये सुर्ख धार उसके चारों तरफ फैल गई। खून का समंदर। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा, होंठों पर एक अजीब सी प्यास जाग उठी और उसने वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास कुछ नहीं। वो अपनी जगह से उठी और पिछले बाग में आ गई। बाग में परिंदे चहचहा रहे थे। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसकी वहशत ज़दा निगाहें इधर उधर देख रही थीं। फिर उसने एक फाख्ता देखी
जो दरख्त की एक निचली शाख पर बैठी हुई थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में एक ख्याल उभरा और वो दबे दबे कदमों से दरख्त के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। फाख्ता मासूमियत से बैठी शायद अपने नर का इंतजार कर रही थी। नर तो ना आया, मगर अचानक ही अकब से एक हाथ आया और उसने फाख्ता को दबोच लिया। ये रत्ना ही का हाथ था और फाख्ता उसके पंजे में फड़फड़ा रही थी। रत्ना ने उसे करीब करके देखा, उसकी चोंच पकड़कर गर्दन मोड़ी और उसके बाद उसकी गर्दन में अपने दांत पेवस्त कर दिए। खून के कुछ कतरे उसके वजूद को सैराब कर गए। उसने फाख्ता के पर नोच कर फेंक दिए और उसे जानवरों की तरह चबाने लगी। बस खुशकिस्मती थी कि उस हवेली के रहने वालों या मुलाजमों की कि उस वक्त कोई इधर नहीं आया, वरना फाख्ता का ये हशर देखकर और एक खूबसूरत लड़की का ये रूप देखकर दिल की हरकत ही बंद हो जाती। रत्ना की वहशत ज़दा आंखों में किसी भयानक बेड़िए की चमक थी। फाख्ता की बसात ही क्या थी, इतना मामूली सा काम करके उसकी प्यास और भड़क गई और वो इधर उधर देखने लगी। दरख्तों पर फड़कने वाले परिंदों ने अपने एक साथी परिंदे का ये मंजर देख लिया था। उसके पर बिखरे पड़े हुए थे और रत्ना ने उसकी हड्डियां तक चबा ली थीं, अलबत्ता गर्दन बस एक तरफ फेंक दी थी। फिर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की जानब चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर पहुंच गई, मगर वजूद में शिद्दत की प्यास उठ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वक्त गुजरता रहा और वो बेचैनी से टहलती रही। उसे अपने जहन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। फिर रात हो गई। करण राज तो अब रोज़ ही आता था, चनाचे अभी वक्त नहीं हुआ था कि वो आ गया और मुस्कुराता हुआ रत्ना के सामने पहुंच गया। रत्ना ने उसे देखा और एक अजीब सी कैफियत उसके दिल में नमूदार हो गई। आज तक करण राज ने एक हद से कदम आगे नहीं बढ़ाया था, ना ही रत्ना ने कभी उसकी पजीराई की थी। उसके दिल में भी करण राज के लिए एक उनसियत, एक मोहब्बत सी पैदा हो गई थी। वो करण राज को मीठी निगाहों से देखने लगी। उस वक्त उसकी मीठी निगाहें करण राज के चेहरे का तुवाफ कर रही थीं। ये मीठी निगाहें उसके चेहरे से फिसलकर उसकी गर्दन तक आईं। करण राज का सफ़ेद रंग गर्दन से दौड़ने वाली रगों से खून छलका रहा था। रत्ना के होंठों पर एक नशा आलूद मुस्कुराहट फैल गई। रत्ना कैसी हो? करण राज ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इससे अच्छी बात मेरे लिए संसार में और क्या हो सकती है? रत्ना, कभी ये भी सोचा कि हमारा क्या बनेगा? नहीं सोचा, सोचूंगी। वैसे रत्ना, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अब माता जी से ये बात कह देनी चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कह देना। आओ। रत्ना की नशे में डूबी आवाज़ उभरी। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं आ रही हम पर? हाँ, आ रही है, रत्ना ने कहा। तब तो हमारे बाग जाग उठेंगे। क्या जाग उठे हैं? रत्ना ने दोनों हाथ फैला दिए और करण राज का मुंह हैरत से खुल गया। उसने रत्ना की नशे आलूद आंखों को देखा। उन आंखों में जो कैफियत नजर आ रही थी उसका अंदाजा करण राज को हो चुका था। वो चंद लम्हात रत्ना को देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। रत्ना, क्या बात है? करण की मध्यम आवाज उभरी। पता नहीं क्या बात है, मुझे खुद भी नहीं मालूम। रत्ना बदसतूर लड़खड़ाए हुए लहजे में बोली। करण राज का सांस तेज चलने लगा था। रत्ना की इतनी कुर्बत उसके लिए बड़ी अजीब कैफियत का बायस थी। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो बहुत ही अच्छे किरदार का मालिक था। जिंदगी में आज तक किसी ऐसी बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे जो दिलों की दुखन का बायस होती है और इंसान ज़मीर का मुजरिम बन जाता है। लेकिन उस वक्त रत्ना की लड़खड़ाई हुई आवाज़ और उसकी इस कदर कुर्बत करण राज की कनपटियां गर्म कर रही थी और उसकी सांस भी तेज होती जा रही थी। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, रत्ना ने उसके दोनों बाजू अपने दोनों बाजुओं के दरमियान ले लिए और उसे बिल्कुल करीब कर लिया। करण राज की आंखें बंद होने लगी थीं और रत्ना के होंठ खुलने लगे थे। उसकी हवसनाक निगाहें करण की गर्दन की फूली हुई रग पर जमी हुई थीं। करण राज जज्बात की शिद्दत का शिकार हो चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं और वह रत्ना के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसकी तमाम जज्बाती कैफियत हवा हो गई जब अचानक ही उसे अपनी गर्दन में शिद्दत से दर्द का एहसास हुआ। वो चौंक कर आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। उसके बाजू रत्ना के बाजुओं की गिरफ्त में थे। गर्दन की तकलीफ इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि वो रत्ना के बाजुओं में मचलने लगा। लेकिन एक कभी हैकल नौजवान होने के बावजूद
اس وقت وہ اپنے آپ کو رتنا کے بازوؤں کی گرفت سے آزاد نہیں کرا سکا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نرم و گداز بازو اور پورے بدن کی جسامت پتھر کی چٹان کی مانند ہو اور وہ اس چٹان کو کسی طور ہلانے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ رتنا کے اندر خونخوار کیفیت بیدار ہو گئی تھی۔ وہ گٹ گٹ کر کرن راج کا خون پی رہی تھی اور اس نے دانتوں کی پوری قوت سے اس کی گردن کو اکھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ کرن راج کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں اور ایک بار اس نے انتہائی محنت کر کے رتنا کو خود سے پرے دھکیلا تو رتنا کے بازوؤں کی گرفت کھل گئی۔ کرن راج نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو رتنا ایک خوفناک گراہٹ کے ساتھ پھر اس کے سینے پر جا پڑی۔ اس بار اس نے کرن راج کی گردن کا نرخرا اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا اور کرن راج کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا۔ گردن کا نرخرا رتنا کی گرفت میں تھا اور کرن راج کی سانسوں کی آمد و رفت ختم ہونے لگی تھی۔ اب اس کے اندر بے بسی نظر آنے لگی تھی۔ رتنا اس کا نرخرا چبانے لگی اور چند ہی لمحوں کے اندر کرن راج بے جان ہو گیا، کیونکہ نرخرا ختم ہونے کی وجہ سے اس کی سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ رتنا نے اب زیادہ سکون کے ساتھ کرن راج کے گوشت کو جگہ جگہ سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اب اسے اپنے اس کام میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سکون سے شکم سیر ہوتی رہی۔ ادھر مہاراج ہنسی جذبات میں ڈوبے ہوئے رتنا کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ رتنا کے کمرے کے دروازے پر تھے، لیکن کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر انہوں نے جو منظر دیکھا انہیں اس پر یقین نہیں آیا۔ رتنا کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ وحشیانہ انداز میں کرن راج کے پورے بدن کو بھنگوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے تک تو ہنسی راج کو اس بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ وہ رتنا کے کمرے میں آئے ہیں۔ یہ خوبصورت بلا اس وقت نہ جانے کیا چیز لگ رہی تھی۔ سرخ چہرہ اور سفید سفید دانت خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہنسی راج کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ دہشت سے آنکھیں پھاڑ کر رتنا کو دیکھنے لگا، پھر اس نے غور سے اس کی لاش کو دیکھا جسے یہ خونخوار ڈائن بمبوڑ رہی تھی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے دہشت بھری چیخ نکلی۔ وہ حلق پھاڑ کر چیختا ہوا اندر پہنچا، کرن راج میرا بچہ، کرن راج، یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہوا۔ رتنا نے اسے دیکھا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اب وہ بھوکی بلی کی طرح ہنسی راج کو گھور رہی تھی۔ اس کے حلق سے گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ہنسی راج خوفزدہ ہو کر کبھی رتنا کو دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے کرن راج کو، جو اپنی زندگی سے محروم ہو چکا تھا۔ پھر وہ چیخ کر بولا، اے رام، ہائے رام، میرا کرن، ہائے رام، ارے دوڑو، میرے کرن کو مار ڈالا، ارے دوڑو بھائیو، ارے دوڑو۔ اور ملازم جو ادھر ادھر سو رہے تھے برق رفتاری سے اپنے مہاراج کی آواز سن کر ادھر دوڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت سے ملازموں نے کمرے میں داخل ہو کر ہنسی راج سے چیخنے کی وجہ پوچھی، پھر رتنا کو دیکھ کر ان کے حواس جواب دے گئے۔ ادھر رتنا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ مصیبت میں گر گئی ہے۔ اب ان لوگوں کے درمیان سے اگر نہ نکلی تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ وہ خوف دلانے والے انداز میں گرائی اور اس نے پھر ان ملازموں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ملازم اسے دیکھ کر پہلے ہی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ رتنا کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر ان کے حواس جواب دے گئے اور وہ وہاں سے چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ رتنا برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر ہنسی راج بری طرح چیخ رہا تھا، پکڑو حرامزادو، پکڑو اسے، ڈائن تھی، نہ جانے کہاں سے آئی، کہاں بھاگ گئی، ارے میں کہتا ہوں پکڑو اسے۔ ملازم بھلا رتنا کو کیا پکڑتے، مالک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اتنی دیر میں رتنا دیوار کود کر باہر جا چکی تھی اور ملازم دیوار کے پاس کھڑے چیختے رہے تھے اور کہتے رہے، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ پھر اتنا وقت دیا انہوں نے وہ خوفناک بدرو یہاں سے بھاگ جائے اور انہیں اسے پکڑنا نہ پڑے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد رتنا رات کی تاریکیوں میں غائب ہو گئی۔ ہنسی راج بری طرح دہشت زدہ تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا اور رتنا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر وہ کرن راج کی لاش سے لپٹ گیا۔ ہائے بیٹا، جو کچھ کیا میں نے ہی کیا۔ وہ بری طرح داڑیں مارنے لگا۔ یہ خبر کوشلیا کو بھی مل گئی تھی اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اپنے بیٹے راج کا یہ حشر دیکھ کر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ بہرحال پوری حویلی غم کا گھر بن چکی تھی۔ کرن راج کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ہنسی راج پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شیو چرن کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ اسے پتا تھا کہ ہنسی راج اب اس پر نزلہ اتاریں گے۔ کوشلیا کی حالت بری ہو رہی تھی۔
بیٹے کے غم نے اسے نیم دیوانہ کر دیا تھا اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ہنسی راج تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو اٹھانا ہی تھا، بس ہنسی راج تم نے بیٹے کا جیون لے لیا۔ ادھر ہنسی راج خود بھی اس غم کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی اس نے جو کچھ کیا اسی کا اسے صلہ مل گیا۔ دوستو امید ہے کہانی ڈائن کی چوتھی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔